नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा, एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें हम कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको भ्रूण की टेस्टिंग, गर्भपात और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। लिंग परीक्षण जांच के बाद जन्म से पहले मां के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को भ्रूण हत्या कहते हैं। कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या शताब्दियों से चला आ रहा था, खासतौर से उन परिवारों में जो केवल लड़का ही चाहते हैं। इसके पीछे विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी है। अब समय बहुत बदल चुका है, हालांकि विभिन्न कारण और मान्यताएं कुछ परिवार में आज भी जारी हैं। सरकार ने इस दुष्प्रथा को रोकने के लिए कानूनी ढांचा भी तैयार किया है। 1964 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। शांतिलाल शाह नाम से गठित इस समिति को महिलाओं द्वारा की जा रही गर्भपात की कानूनी वैधता की मांग के मद्देनजर महिला के प्रजनन अधिकार के मानवाधिकारों के मुद्दे पर विचार करने का काम सौंपा गया है। 1971 में संसद में गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम 1971 या एमपीटी एक्ट पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मानवीयता और चिकित्सा के आधार पर पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 गर्भधारण से पहले या उसके बाद लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाता है। यही कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से जुड़े टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाता है। भ्रूण हत्या को रोकने में ये कानून उपयोगी है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। भ्रूण हत्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आपको भ्रूण की टेस्टिंग और गर्भपात से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका इस मसले से कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो भ्रूण हत्या, गर्भपात से जुड़े कानूनी जो भी प्रावधान है उसको लेकर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो कानूनी अधिवक्ता जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबीता झा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बबीता झा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भ्रूण हत्या के जो कानूनी प्रावधान है उसी को लेकर पहला सवाल कि आखिरकार भ्रूण हत्या की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या कहती है? मैम, ऐसा है कि भ्रूण हत्या या कि एबॉर्शन मैं कहूँगी, गर्भपात जिसे कह सकते हैं, कि हिंदू धर्म ही नहीं है, अन्य धर्म में भी प्राचीन काल में इसको बहुत ही मान्यता नहीं मिला हुआ था। ये हत्या की कैटेगरी में आता था। इंडिया का जो इंडियन पिनल कोड है उसका सेक्शन 312 भी काउजिंग मिसकैरेज एक वर्ड यूज करता है, जिसको कि एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है। तो 2071 से पहले एबॉर्शन या मिसकैरेज में दोनों में डिफरेंशिएट नहीं किया गया था जी। तो एक हत्या का ही एक रूप था, पनिशेबल ऑफेंस था। लेकिन उस समय एक चीज वर्ल्ड लेवल पर चेंज आ रहे थे 50s के बाद से, कि एक तो अपने प्रजनन राइट जो है महिलाओं का एक उसके लिए मूवमेंट चल रहा था। बिल्कुल। दूसरी बात है कि प्रजनन हेल्थ अवेयरनेस में आसपास के केसेस हो रहे कि आज भी है ये, और उसमें और भी ज्यादा थे कि मातृत्व मृत्यु दर जिसे बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट जो था डिलीवरी के टाइम में या प्रेगनेंसी के दौरान, वो माताओं की मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण आज भी है। एक दिन में, एक स्टडी के अनुसार, एक दिन में 10 महिलाएं केवल एबॉर्शन से रिलेटेड रीजन से डेथ होती है उनकी। 60s में ये संख्या इतनी ज्यादा थी एबॉर्शन के कारण कि इस पर, जैसा आपने बताया, कि साफ कमीशन बिठाया गया था कि एक सेफ एबॉर्शन कैसे हो। बिल्कुल, हाँ। महिलाओं को एक सेफ्टी कैसे, हेल्थ का ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल, इसको लेकर बबीता जी आगे सवाल पूछेंगे, और इसी को लेकर जो है अगला सवाल भी है कि जैसे भ्रूण या अजन्मे बच्चे हैं उसके कानूनी हक होते हैं क्या, और अगर होते हैं तो क्या होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अब बाकी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट वगैरह जो भी है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्हें राइट टू लाइफ उन्हें भी है।
उनको भी लाइफ में आने का राइट है। बिल्कुल। आप उन और उसको उसका जो राइट है वो गवर्नमेंट या लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए विदाउट रीजन से आप किसी भी बच्चे को ऐसे अवॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो बच्चा अभी आया नहीं है उसके हेल्थ, उसके राइट, और जो उसकी मदर जो अभी एग्जिस्ट कर रही है उसके हेल्थ, उसके लाइफ, दोनों का यहाँ पर कभी कभी क्लैश हो जाता है, लेकिन दोनों एक साथ ही रहते हैं। दोनों के राइट में बैलेंस बनाना ये लॉ काम करता है। आप अभी बात कर रही थी 71 का मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और 1994 का जो एक्ट है जिसमें कि हम लोग जनरली फीमेल फोस्टिसाइड को रोकने के लिए बनाया गया था। माता भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या के लिए बोलते थे, लड़कियों के जन्म से पहले खत्म करने का था। ये दोनों इंडिया में अबॉर्शन से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। बिल्कुल। और इसमें अभी अमेंड हुआ है, लास्ट रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, वो सितंबर 2021 से अप्लाई हुआ है। तो राइट है, लेकिन उनके राइट, उनके मदर के राइट के साथ बैलेंस होना चाहिए। लॉ यही ट्राई करता है, मदर की भी सेफ्टी हो और बच्चे की भी। बिल्कुल। और अगर यहाँ पर बबीता जी बात करें भ्रूण की टेस्टिंग की, तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पर जो टेस्टिंग को संभव कर दिया जाता है। वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं? जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज दिया जाता है, जबकि आप भ्रूण की टेस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पर है मदर का हेल्थ। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन है जबकि मदर के हेल्थ को खतरा हो सकता है, या बच्चे को कोई बहुत ही डेंजरस ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, या लाइफ लॉन्ग कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी से या कोई डिसेबिलिटी से वो सफर करेगा, वैसे कंडीशन में प्री अप्रूवल लेकर ये टेस्ट किया जा सकता है। ऐसे सोनोग्राफी अलाउड है, अल्ट्रासाउंड अलाउड है उसके डेवलपमेंट देखने के लिए, बस वो जेंडर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। वो 2 ही कंडीशन में किया जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो। जी मैम। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर जो PNDT एक्ट है वो क्या है, और इसे क्यों बनाया गया, क्यों कानून में संशोधन की भी इसमें जरूरत पड़ी? जी जी मैम, ऐसे लॉ तो सोसाइटी के हिसाब से ही बदलता रहता है। जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे कि लॉ जो है किसी भी बच्चे का एक तो राइट है, तो उसको जिंदगी में आने का राइट है। हमारा सोसाइटी है, हमारा जो धार्मिक आस्थाएं हैं या मान्यताएं हैं, वो भी भ्रूण हत्या को गर्भपात की इजाजत नहीं देती है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन है जबकि बच्चे का रहना या मदर के हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता था। ऐसे कंडीशन में इसको मेडिकली सेफली, मदर और बच्चे दोनों के लिए सेफली टर्मिनेट करने के लिए ये यूज किया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी, उसका जो बिल, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे का मदर की सेफ्टी हो, एक सेफ एबॉर्शन हो। एबॉर्शन को अभी भी WHO ने 3 कैटेगरी में रखा हुआ है, सेफ एबॉर्शन, लीस्ट सेफ एबॉर्शन और लेस सेफ एबॉर्शन। तो ये जो है कि सेफ में जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करने के लिए था। अब इसमें अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? उस समय जिसको हमने टारगेट एरिया था इसमें कि मैरिड वुमेन पर ज्यादा टारगेटेड था। हाँ, एक चीज और कि इसमें विमेन सेफ्टी के लिए, मदर की सेफ्टी के लिए 24 वीक तक के जो गर्भ था उसी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन था। लीगली उसी को परमिशन मिला हुआ था, और वो भी जो मैरिड लीगल है, लीगली मैरिड जो कपल है उनके लिए था। या अगर कोई कुछ स्पेशल कंडीशन हो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो, उसी कंडीशन में इनको विडो के लिए या जो सिंगल विमेन है उनके लिए एप्लीकेबल किया जा सकता था। लेकिन सोसाइटी बदला, समय बदला, अब इसको जो अभी इसके लिए 3-4 चीजें जो बार बार डिमांड की जा रही थी। पहले कि इसको हम जो पीरियड है 24 वाला, उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट बनाना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जरूरत हो तो थोड़ा कम ज्यादा किया जा सके। दूसरी बात है कि ये फ्रीडम जो था स्पेशली फॉर मैरिड वुमेन था। इस कंडीशन में क्या होता था कि जो सोशली चीजें को छुपाया जाता है, जहाँ पर जो सिंगल विमेन या अनमैरिड वुमेन जो भी है, जो भी इनकी कैटेगरीज हैं, उनके लिए डेंजरस हो जाता था।
क्योंकि वो अनसेफ मीन्स यूज करती थी और इससे उनका हेल्थ कई बार डेथ तक हो जाता है या उनके हेल्थ के लिए बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता था, डिसेबिलिटीज हो जाती थी। तो उनको भी, सिंगल वुमेन को भी इसमें ऐड करना था। एक और इम्पोर्टेंट चीज था कि लाइक रेप सर्वाइवर, उनके लिए। और इसमें ये था कि अगर माइनर के लिए, माइनर और मेजर, और माइनर की भी कई कैटेगरी हो सकती है, लाइक मैरिड माइनर हो सकती है, अनमैरिड माइनर हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग भी था और सोसाइटी में चेंजेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि बबीता जी ये सब जो है कारण है जिसकी वजह से ये बदलाव की जरूरत पड़ी थी। आज बात हम कर रहे हैं भ्रूण हत्या से जो रिलेटेड है, कानूनी पहलू उसकी, और कानूनी जानकारी उसको लेकर ले रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता बबीता झा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, अब जानकारी आपसे चाहेंगे, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत क्या दिशा निर्देश हैं? भ्रूण लिंग टेस्टिंग पर क्या कानून है? ये इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ये 94 के एक्ट के तहत ये गाइडलाइंस है, वो जितने भी मेडिकल फील्ड है, वो नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल हो या जहाँ पर सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ पर ये उनको नोटिस लगाना होगा कि यहाँ पर गर्भपात गर्भ के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, लिंग परीक्षण नहीं होता है। ये आप लोग देखते होंगे हर जगह लिखा हुआ रहता है, ये उसी एक्ट से लिखा गया है। और इसको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको किया जाना चाहिए। इसके लिए एक रजिस्टर भी होता है जहाँ पर वो एंट्री होती है। एक हाल में एक एक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का भी आया है और हाई कोर्ट के भी कई गाइडलाइंस आए हैं। फॉर्म F, अगर वहाँ पर किसी भी टाइप का जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है किसी भी टेस्ट के लिए, तो उनसे फॉर्म F फिलअप करवाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये केवल फॉर्मेलिटीज नहीं है, यहाँ पर टोटल ये बहुत ही अच्छा डेटा कलेक्शन होता है। फॉर्म F में जो होता है कि 19 टोटल कॉलम होते हैं जिसमें उनकी प्रेगनेंसी, मेडिकल हिस्ट्री और डिटेल पूरा लिया जाता है। तो उनके लिए फॉर्म F फॉलो करवाना, पूरा फिलअप करवाना, उसके लिए प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करना और ये टेस्ट नहीं करना। अगर वो टेस्ट करते भी हैं तो उनको किसी को अनऑथराइज्ड पर्सन को बता नहीं सकते जी। अगर बहुत ही जहाँ पर लीगली परमिसेबल नहीं है, उस एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़कर ये सबसे बेसिक जो है चेंजेस लाया गया है। हाँ, इसको हम लोग कन्या भ्रूण हत्या के अगेंस्ट भी लॉ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो फीमेल या स्त्री के लिए वर्ड यूज नहीं है। यहाँ पर कोई भी अनवांटेड सेक्स वर्ड यूज है कि कोई भी जेंडर हो, वो मेल हो, फीमेल हो या इवन की थर्ड जेंडर क्यों न हो, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता है। ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव तो था कि जो भी सेक्स रेशियो में जो डिफरेंसेस आते जा रहे थे, विमेन की नंबर कम हो रहा है, इसको एड्रेस करने के लिए एक्ट लाया गया था। बिल्कुल। लेकिन इसमें अनवांटेड सेक्स वर्ड यूज है, फीमेल नहीं वर्ड यूज नहीं है, इसलिए इसमें मेल भी आ जाते हैं, मेल और थर्ड जेंडर कोई भी और या फीमेल, तीनों में से कोई भी आ सकते हैं। ठीक। अगर बबीता जी बात करें किसी भी गर्भपात से पहले डॉक्टरों की सलाह की, तो क्या कानूनी सलाह कितनी जरूरी है? इस पर जो कानूनी प्रावधान है वो क्या कहता है? जी, इसमें लॉ का जो बेसिक फोकस एरिया है वो है विमेन सेफ्टी। महिला की जो क्योंकि अबॉर्शन के लिए जनरली जो हम एक तो मेडिकली ऐसे मजबूरी हो जाती है जहाँ टर्मिनेट करना पड़ता है जी। तो वहाँ तो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पर कि सोशली कुछ ऐसी चीजें होती है कि इसमें सोशल एस्टिग्मा होता है, जिसके कारण गर्ल्स या विमेन जो भी होती है इस चीजों को छुपा कर करना चाहती हैं, तो वो अनसेफ एबॉर्शन यूज करती हैं। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि वो अनसेफ या तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से यूज करता है या करती हैं जो भी हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, या जो डिवाइस यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, कई बार कुछ ऐसे मेथड यूज होते हैं जो बच्चे के साथ साथ माँ के हेल्थ के लिए भी डेंजरस होता है, जान तक जा सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए फोकस किया गया है लॉ में। और अभी तो 2021 में जो भी अमेंडमेंट हुआ उसमें एक बहुत अच्छी चीज है सिक्रेसी से रिलेटेड, और इसीलिए लॉ के लोग डरते हैं सामने जाने से। एक तो लॉ में इसको पिनल बना दिया गया है कि अगर जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो पनिश भी हो सकते हैं। सोशल एस्टिग्मा है, डॉक्टर्स भी या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो इस टाइप का काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी लाइसेंस कैंसिल हो सकती है, ऐसा 94 के एक्ट में है।
उनका सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है जी। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो नीम हकीम के पास जाए या खुद ही कोर्ट से भी उठपटांग ऐसा करे जो बिल्कुल तरीका अपनाए जो कि सेफ नहीं है। तो लॉजली उनको बताया गया है कि डॉक्टर से पूरी अप्रूवल लेकर और मेडिकल तरीके से जो भी इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड तरीका है उस तरीके से टर्मिनेट करें। तो इसीलिए सीक्रेसी का जो इसमें यूज किया गया है, सीक्रेसी का जो भी प्रोविजन है वो बताता है कि जो वीमेन होंगी, जैसा भी मैंने बताया सेक्शन फॉर्म F जो है उसमें भी उनको डिटेल देना पड़ता है। तो वहाँ पर उनका और जैसे डेवलपमेंट है, पूरा हिस्ट्री है कि वो बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, सारे डिटेल्स होंगे वहाँ पर। लेकिन सपोज कि वो अगर मदर टर्मिनेट कराना चाहती है जी तो वहाँ पर इससे रिलेटेड मदर का जो आइडेंटिटी है वो छुपाया जाएगा, वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। केवल कुछ ऑथराइज पर्सन है जिनको एक प्रिस्क्राइब तरीके से एक उनको केवल ये बताया जाए, उनके सामने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाएगी जो मदर कौन है, जो कि अदरवाइज इसको कम्प्लीटली सीक्रेट रखा जाएगा। ये मेडिकल के साथ साथ इसको सोशल तरीके से भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है और जिसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वीमेन है वो सेफली अबॉर्शन करवाएं। और ऐसे और इसी को लेकर बिल्कुल बबीता जी, जैसे अगर कोई बलात्कार पीड़िता गर्भपात करवाना चाहती है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया वो कैसे पालन होगी, फिर उसको कैसे करनी होगी ये पालना? जी उनके लिए पहले भी था, लेकिन यहाँ पर भी हम वीमेन की सेफ्टी, मदर की सेफ्टी, बच्चे का सेफ्टी दोनों देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको राइट मिल जाता है ऑटोमेटिक, ऐसी बात नहीं है। उनको भी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेप सर्वाइवर है उनको दो कैटेगरी में लीगली रखा गया है। लॉ मानता है इनको मेजर और माइनर कैटेगरी में। जो मेजर कैटेगरी के हैं 18+ हैं, वो भले मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो कोर्ट में जाकर के जो भी है लीगल प्रोसेस उसके हिसाब से वो अप्रूवल लेकर के इसको अबॉर्ट करवा सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो माइनर है उनका कंसेंट नहीं होगा। उनका कंसेंट उनकी तरफ से जो उनके लीगल गार्जियन है, अगर मैरिड है तो हस्बैंड हो या उसके पेरेंट्स हो, जो भी उनके लीगल गार्जियन है उनसे कंसेंट लिया जाएगा। और यहाँ पर माइनर के लिए और जो भी ल्यूनेटिक पर्सन है, अब ल्यूनेटिक वर्ड कर दिया गया है। पहले जो था इसमें मेडिकल इल बॉडी यूज था, लेकिन अब ल्यूनेटिक कर दिया गया है कि अगर कोई मेंटली फिट नहीं है वीमेन, वो भले माइनर है या मेजर, वो रेप सर्वाइवर है या ऐसे भी जो रेप सर्वाइवर नहीं है, उनके लिए भी ये सेम प्रोसेस है। उनको भी उनके लीगल जो भी गार्जियन है वो उनके कंसेंट से, अदरवाइज अगर वीमेन कैपेबल है तो उनके अपने कंसेंट से, जिसके लिए कंसेंट के लिए फॉर्म आता है, उस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करके तब वो एबॉर्शन करवा सकती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी वीमेन की सेफ्टी देखी जाएगी। अगर एक 13 साल की लड़की थी जो कि रेप सर्वाइवर थी, उसके साथ कई बार ये क्राइम हुआ था, उसके पेरेंट्स गए थे कोर्ट से परमिशन लेने के लिए और कोर्ट ने ये कहा कि उसके पेरेंट्स का ये था कि ये उसके फादर ने ये लिया था आर्गुमेंट कि मेरी बच्ची इस लायक नहीं है कि वो कंसीव कर सके और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे कंडीशन में जो है कोर्ट जो मेडिकल बोर्ड गठित करती है, जो कि देखते हैं कि बच्ची की या जो लेडी है और प्रेग्नेंट वीमेन है उसका क्या फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या है। बिल्कुल, दोनों कंडीशंस को देखकर उसी के मद्देनजर जो आगे का निर्णय वो लिया जाता है। बिल्कुल बबीता जी, बहुत सारी तमाम जानकारी आज आपने इस मुख्य विषय पर सभी को दी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी अच्छी आपने कानूनी सलाह दी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।